Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 3 प्राइमरी मार्केट ऑफ क्लास 10th FMM. इससे पहले मैंने तुम लोगों के लिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बना दिए हैं. अगर तुमने वो न्यू वीडियोस नहीं देखे तो तुम उसको जाके देख सकते हो. एंड इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की. तो देखो, हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में हमारे पास दो तरीके के मार्केट होते हैं, ठीक है. और वो दो तरीके के मार्केट कैसे थे? एक तो था प्राइमरी मार्केट और दूसरा था हमारे पास सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट को हम लोगों ने आज पढ़ना है इस वीडियो में, और जो चैप्टर 4 होगा हमारा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट को, ठीक है. तो अब ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये सब जानेंगे. पर सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में. तो प्राइमरी मार्केट देखो क्या होता है. बेसिकली प्राइमरी से तुम समझ लो कोई चीज़ यहाँ पर सबसे पहली बार हो रही है, ठीक है. कोई चीज़ यहाँ पर सबसे पहली बार हो रही है. इसकी सबसे छोटी और सबसे प्यारी डेफिनेशन हमारे पास होती है, द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़. एक ऐसा चैनल प्रोवाइड करती है प्राइमरी मार्केट ताकि वहाँ पर जो न्यू सिक्योरिटीज़ हैं, जो अभी तक इन्वेस्टर्स के बीच में नहीं आई हैं, जो एकदम कंपनी ने फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ निकाला है, वो पहली बार अगर बिकने के लिए, अगर सेल होने के लिए मार्केट में आती हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में आती हैं. प्राइमरी मार्केट क्या करता है? प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज़. प्राइमरी मार्केट क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इशूअर को कि आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, है ना. और वो इशूअर कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट भी हो सकती है और वो कोई कॉरपोरेट भी हो सकते हैं. कोई गवर्नमेंट भी इशूअर हो सकती है, कोई कॉरपोरेट भी इशूअर हो सकते हैं. अब अगर हम देखें कि वो जो अगर इशू करना चाहते हैं सिक्योरिटीज़ को, तो वो क्यों करना चाहते हैं? टू रेज रिसोर्सेज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टू डिस्चार्ज सम ऑब्लिगेशन. क्या होता है बेसिकली कि अगर ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि सिक्योरिटीज़ क्यों इशू करते हैं. हम लोगों ने इसके बारे में चैप्टर 1 में बात करी थी कि अगर हमें कहीं से भी रिसोर्सेज रेज करने होते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा लो, तुम हमारी ये शेयर होल्डिंग का कुछ पार्ट रख लो और हमें एक काम करो, हमें तुम अभी कुछ पैसे दे दो क्योंकि हमें उस पैसे की ज़रूरत है. और उस बंदे को हम क्या करते हैं? उस बंदे को हम लोग ओनरशिप राइट दे देते हैं, उसको हम लोग वोटिंग राइट दे देते हैं कि अच्छा तुम्हारी जो है, तुम्हारे पास ये राइट्स है हमारी कंपनी में, अगर हमारी कंपनी कोई बड़ा फैसला करेगी तो तुम उसमें वोट कर सकते हो, तुम्हारे पास एक बेसिकली ओनरशिप राइट्स भी हैं, ठीक है. तो ये दे में इशू एट द फेस वैल्यू. अब देखो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं वो कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ डिफरेंट तरीके की, जो मतलब पैसे हो गए, जो प्राइसेस हो गए जिस पर सिक्योरिटीज इशू होती हैं. तो वो 3 तरीके की होती हैं. सबसे पहला होता है हमारे पास फेस वैल्यू, ठीक है. दूसरा होता है हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू. तीसरी होती है हमारे पास प्रीमियम, ठीक है. तो हम इसको समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है. अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाद में, पर हम पहले देख लेते हैं इसको. जैसे ये शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है. शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि ये जो शेयर है ये 10 रुपए का बिकेगा, ठीक है. कितने रुपए का बिकेगा? ये 10 रुपए का बिकेगा. तो शेयर सर्टिफिकेट पे जो भी ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है वो उस शेयर का फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है. जो भी ओरिजिनल कॉस्ट शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है ये उस शेयर का फेस वैल्यू हो जाएगा. अब अगर डिस्काउंट को हम लोग देखें, डिस्काउंट में अगर हम देखें तो डिस्काउंट से तुमको समझ में आ रहा है कि इसी जो फेस वैल्यू जो लिखी हुई है उस पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, है ना. जैसे मान लो एमआरपी होती है, तो एमआरपी को तुम समझ सकते हो कि फेस वैल्यू है कि भाई इतने पे आपको मिलेगा. अगर उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया तो हम उसको बोलेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू है ये, है ना. तो अगर 10 लिखा था और अगर आपको 8 में मिल गया, 9 में मिल गया, 7 में मिल गया, तो ये क्या है? ये डिस्काउंट वैल्यू हो गए. प्रीमियम देखो, प्रीमियम तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रीमियम से तो मतलब ही समझ में क्या आ रहा है कि कोई भी चीज़ है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. तो प्रीमियम में अगर यहाँ पे फेस वैल्यू 10 लिखी है और ये शेयर 12 रुपए का बिक रहा है, 12 रुपए का बिक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये शेयर का वैल्यू जो है वो प्रीमियम पे बिक रहा है, ठीक है. ये 3 तरीके की वैल्यू होती हैं. फेस वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है. डिस्काउंट में अगर हम देखें तो जो फेस वैल्यू से कम हो गई, और अगर हम प्रीमियम देखें तो हमारे पास फेस वैल्यू से ज़्यादा. तो 3 तरीके की वैल्यूज़ हमको यहाँ पे बता रखी हैं, फेस वैल्यू, डिस्काउंट या फिर प्रीमियम, है ना. दिस सिक्योरिटीज मे टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म सच एज इक्विटी हो सकती है, डेट हो सकती है. अब इक्विटी डेट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है. अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है तो उसको तुम देख लो. इक्विटी बेसिकली यहाँ पे ओनरशिप राइट्स होते हैं कंपनी के, जो बंदा जो खरीद रहा है उसके पास,
वोटिंग राइट्स होते हैं। डेट क्या है, बेसिकली कंपनी ने उधारी ली है, और डेट जो है वो दो तरीके का होता है, बॉन्ड एंड डिवेंचर। उसके बारे में आगे भी पढ़ते रहेंगे और चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। तो बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होती है इशूअर पे कि एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट पे आपको इस बंदे को पैसे देने ही देने हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ। दे मे इशू द सिक्योरिटीज इन डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। अब ये जो सिक्योरिटीज हैं, अगर कोई भी इशूअर है वो अपनी सिक्योरिटीज को डोमेस्टिक मार्केट में तो लॉन्च कर ही सकता है, इशू कर ही सकता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर या डिबेंचर। अब यहाँ पे लिखा है कि किसी भी शेयर का, किसी भी डिबेंचर का फेस वैल्यू आप क्या समझते हो। वैसे हम लोगों ने फेस वैल्यू डिस्कस कर लिया है ना, बट डेफिनेशन के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। द नॉमिनल और स्टेटेड अमाउंट असाइन टू अ सिक्योरिटी बाय द इशूअर। नॉमिनल मतलब एक जो स्टेटेड अमाउंट वहाँ पे लिख दिया कि अच्छा इशूअर के हिसाब से ये सिक्योरिटी जो है वो 50 रुपए की बिकेगी, तो ये क्या है, ये हो गया हमारे पास फेस वैल्यू। यहाँ पे देखो एक और चीज़ लिखी हुई है फॉर शेयर्स। अगर हम शेयर्स के उसमें देखेंगे तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई, एक सर्टिफिकेट है शेयर का, उस पर ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होगा कि यहाँ पे ये शेयर जो है ये 100 रुपये का है। अब इसी एग्जाम्पल से तुम ये क्या ले सकते हो कि भाई तुम एक काम करो, नेस्ले, ठीक है, नेस्ले, नाइका, ये जो दोनों कंपनीज हैं इनके शेयर, और जोमेटो की कंपनी का नाम बदल के शायद इटर्नल या कुछ तो ऐसे ही करके हो गया है। तो इन तीनों कंपनीज के तुम लोग शेयर प्राइसेस देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे, शेयर प्राइसेस तुम लोग इसका आज देख के आना कि अभी इसका प्रेजेंट शेयर प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, ये देख के आना। फॉर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बॉन्ड्स में क्या होती है फेस वैल्यू। अब तुमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ये कि शेयर के लिए फेस वैल्यू बताओ, बॉन्ड्स के लिए फेस वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। तो बॉन्ड्स के लिए अगर हम फेस वैल्यू की बात करें हैं तो बॉन्ड्स के लिए फेस वैल्यू हमारे पास हो जाती है इट इज द अमाउंट पेड टू द होल्डर एट मैच्योरिटी। ठीक है, बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, देखो बॉन्ड इज अ प्रॉमिस। ठीक है, बॉन्ड क्या है, एक तरीके का प्रॉमिस है जो कौन करता है, जो इशूअर होता है वो इन्वेस्टर को कर रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस वाली मैच्योरिटी डेट पे मैं तुमको इतने सारे इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा। ठीक है, इतने सारे ये सब बॉन्ड होता है, ये सब बॉन्ड की चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि बॉन्ड में अगर फेस वैल्यू देखें तो क्या होती है, तो द अमाउंट पेड टू द होल्डर एट मैच्योरिटी, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आ जाएगा, प्लस जो इंटरेस्ट रेट इतने दिनों में लगा है ना, कितने भी टाइम पीरियड के लिए उसने खरीदा हो बॉन्ड जिस भी बंदे ने, तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिला के जब वो मैच्योरिटी पे देगा, ठीक है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू बनेगी। और अगर हम शेयर के लिए देखें तो फेस वैल्यू कितनी बनेगी कि भाई शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखी हुई है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। तो आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा। और देखो अगर इक्वल वैल्यू होती है, जैसे कि फेस वैल्यू 10 थी है ना, और 10 पे ही शेयर बिक गया, तो उसको बोलेंगे पार वैल्यू है। ठीक है, पार वैल्यू है या फिर सिंपली पार है, सिंपली पार है मतलब इक्वल है, समझ गए। अगर इक्वल होगा तो या पार वैल्यू बोलेगा या सिंपली पार बोलेगा। तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी तुमसे पूछा जा सकता है कि पार वैल्यू क्या होती है, तो पार वैल्यू का मतलब भी फेस वैल्यू ही होता है। ठीक है, पार वैल्यू चाहे लिख के आ जाए, चाहे फेस वैल्यू लिख के आ जाए, चाहे सिंपली पार लिख के आ जाए, तो तुम्हें समझाना फेस वैल्यू ही है कि अच्छा शेयर सर्टिफिकेट पे जो प्राइस लिखा है, या फिर अगर हम बॉन्ड के फील्ड में बात करें तो भाई जितने ही भी मेच्योरिटी पे अमाउंट पेड होगा होल्डर को वो सब क्या है, फेस वैल्यू है। तो पार वैल्यू, सिंपली पार, फेस वैल्यू तीनों चीज़ें सेम ही हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर एग्जाम में पूछ ले तो। फॉर एन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में अगर हम देखें तो फेस वैल्यू क्या होती है, द फेस वैल्यू इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड डज नॉट हैव मच बेयरिंग ऑन द प्राइस ऑफ अ शेयर विच मे कोट हायर इन द मार्केट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इक्विटी शेयर होता है उसमें फेस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती फेस वैल्यू। ठीक है, फॉर अ डेट सिक्योरिटी फेस वैल्यू इज द अमाउंट रिपेड टू द इन्वेस्टर व्हेन द बॉन्ड मैच्योर्स। ये वही बात दोबारा लिखी हुई बेसिकली कि डेट सिक्योरिटी में फेस वैल्यू वो होती है कि एक अमाउंट जो आप रीपे कर रहे हो इन्वेस्टर को जब आपका बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रीमियम एंड टर्म डिस्काउंट। अब मैंने ये भी तुम लोगों को समझा दिया है कि प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। तो अब इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज आर जनरली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 5, 10 और 100, ऐसे ही बिकती है ना।
जब शुरू होती है फेस वैल्यू तो इसी तरीके से शुरू होती है। शुरू किसी शेयर की वैल्यू ऐसे नहीं होती कि 263.339 ऐसे करके शेयर वैल्यू की शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत ऐसी होती है, मान लो कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने आज एक शेयर निकाला, प्राइमरी मार्केट है, शेयर निकाल रही है, मान लो रख दिया उसका रेट 50, ठीक है। उसके बाद जब उसमें डीलिंग्स होती रहती हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो अप्स एंड डाउन उसके प्राइसेस में होते रहते हैं। बट शुरुआत कैसे होती है, एक ऐसे डिनोमिनेशन में होती है, मतलब 5 के फैक्टर्स समझ ले सकते हो तुम लोग उसको। दिस इज नोन एज द फेस वैल्यू। अब जो शुरुआत ओरिजिनली जिस पे इशू हुआ था उसको हम फेस वैल्यू बोलेंगे, ये हमने देख लिया है। बट व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू, जब कोई भी सिक्योरिटी अपने फेस वैल्यू के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि अच्छा फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, और शेयर जो है वो 12 रुपये का बिक गया, तो उसे बोलेंगे प्रीमियम पे बिक गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई सिक्योरिटीज लेस देन इट्स फेस वैल्यू, अगर वहीं पे फेस वैल्यू 10 रुपये है और जो शेयर वैल्यू है, जो शेयर बिका वो 8 रुपये का बिका, तो ये डिस्काउंट पे बिक गया। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मतलब अब तो 2-3 बार बोल दिया तो इसमें दिक्कत नहीं हो गया। और देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को यार ये बात बताना चाहती हूँ कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एसए 1 के और एसए 2 के दोनों के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रखे हैं एफएमएम के। दोज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट। अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे, कोई वीडियोस भी नहीं देखोगे, बस उन नोट्स को पढ़ लोगे जो कि बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने अच्छे से एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं उसमें बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। अगर तुम्हें वो नोट्स चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, तो मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ अपना नंबर भी दे दो, ताकि किसी को प्रॉब्लम होती है तो बच्चे मुझे उसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मेरा नंबर, मेरा मेल आईडी वहीं पे लिखा होगा। तुम्हें अगर वो लेना है तो तुम मुझे बता सकते हो। एक प्रॉपर मैंने तुम लोग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जितने भी पीवाईक्यू जो एफएमएम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे उसमें हैं, आंसर वाइज है, टॉपिक एकदम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे मेल पे, मुझे फ़ोन करके कुछ भी पता कर सकते हो। मैं ही उस कॉल को उठाऊंगी, मैं ही मेल का जवाब दूंगी, तुम पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, व्हाई डू कंपनीज नीड टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक। अब ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी है कि कंपनीज को इवन शेयर्स इशू ही क्यों करने हैं, इशू क्यों ही करने हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर तुम लोगों से पूछ ले जाए एग्जाम में, तो तुम 2 पॉइंट तैयार करके रखो कि अच्छा मुझे ये वाली बातें मुझे उधर लिख देनी है जाके, जैसे ही मेरे से पूछेगा, ठीक है। मोस्ट कंपनीज आर यूजुअली स्टार्टेड प्राइवेटली बाय देयर प्रमोटर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ कि जैसे मान लो कि आज मैंने एक कंपनी खोली, मेरा एक बहुत ही मन कर रहा था कि भाई मैं एक शूज़ की कंपनी खोल लूँ, तो मैंने अपने घर से निकली, मैंने एक कंपनी बना ली शूज़ की। अब मेरे को क्या हुआ, ये मेरी शूज़ की कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, बढ़िया पैसे कमा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना इसी शूज़ की दूसरी ब्रांच खोलनी है, पर यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर मैं शायद अभी उतना सारा, अगर मेरे पास पैसा है भी तो सारा पैसा मैं दूसरी ब्रांच में लगा के रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नोटिस निकालूंगा, है ना, मैं निकालूंगी, एक नोटिस निकालूंगी बेसिकली। अब वो नोटिस किसी चैनल के थ्रू हो सकता है, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। तो अभी हम वो क्या प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक चैनल है, ठीक है, वहाँ से उसने क्या कहा कि देखो मैं एक नई कंपनी खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे थोड़े पैसे दे दे। अब थोड़े वो पैसे देगा तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 10 के 10 लाख रुपए दूसरी ब्रांच में लगा दिया, तो इससे क्या होगा, अगर पहली ब्रांच में कुछ दिक्कत आ गई या फिर अगर दूसरी ब्रांच नहीं चली, तो आप तो लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और इसी को अवॉइड करने के लिए, और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास 10 लाख रुपए है ही नहीं, है ना, ये भी तो हो सकती है कि 10 लाख रुपए नहीं है, पर इतना पता है कि अगर कंपनी खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या करा, इस चैनल के थ्रू आप गए, आपने बोला कि मुझे ऐसे इन्वेस्टर चाहिए जिनके पास कुछ कुछ पैसे हों, मैं उनको अपने राइट्स दूंगा, यहाँ पे आप अपने पैसे लगाओ, ये आपकी भी कंपनी होगी, इस पर आपका भी अधिकार होगा, इस पर आपके भी वोटिंग राइट्स होंगे, आप भी इसके ओनर बन जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, मुझे पैसे दो। तो अब ये बंदा आएगा और ये बंदा उससे बोलेगा कि अच्छा ठीक है, ये लो, तुम्हें 10 लाख चाहिए ना, मैं तुमको यहाँ पे 2 लाख रुपए देता हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। तीसरा बंदा आया, उसने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब ये 5 लाख मान लो तुम्हारे पास ही हो सकते हैं, तुम ही हो जिसके पास 5 लाख, जो 5 लाख रुपए लगाने के लिए इसमें रेडी है, पर 10 लाख रुपए चाहिए। पर तुम्हारे पास अब 2 बंदे ऐसे आ चुके हैं जो कि एक तुमको 2 लाख रुपए दे देगा, एक तुमको 3 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको बोलोगे कि जो 2 लाख मुझे दे रहा है उसका 20% का वोटिंग राइट्स बनेगा, ठीक है। और जो 3 लाख रुपए मुझे दे रहा है 10 लाख में से, उसका कितना बनेगा, देखो 2 लाख के लिए हमारे पास वोटिंग राइट्स कितने हो जाएंगे, ओनरशिप रेट कितनी हो जाएंगी, 20%। 3 लाख के लिए कितनी हो जाएंगी,
30%। तो जो जितना पैसा लगाता है उसके प्रोपोर्शन में उसको ओनरशिप राइट्स मिलते हैं, उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं और वो भी ओनर बन जाता है, ठीक है, उसके पास भी वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। अब क्या होगा, इस तरीके से तुम्हारे जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, है ना। अगर पैसा डूब भी गया तो इनका भी डूबेगा, है ना। और क्योंकि इनको, और इसमें ये लाइबिलिटी नहीं होती है कि अच्छा पैसा डूब गया तो आपको कैसे भी करके देना ही है, नहीं, आपने अपने रिस्क पे लगाया, इसलिए रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हो तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, बट अगर रिटर्न होता है तो वो भी बहुत ही अबंडेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है कि कंपनी को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा अगर आपने भाई पैसा लगा दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर रिस्क हो गया तो हो गया, क्या करें। अगर किसी फ्रॉड तरीके से हुआ है तो बात अलग है ना। या कंपनी अगर मतलब ऐसा हो रहा है कि अच्छा कंपनी पूरी वही हो रही है, इंसॉल्वेंसी आ गई, बैंकरप्सी आ गई, तो भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लास्ट में आते हैं, उनको प्रायोरिटाइज, बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटाइज किया जाता है उनको पैसे वापस करने में, बहुत ही कम। तो उससे क्या होता है, आपका लॉस कम होता है, आपके पास फंडिंग आ जाती है जिससे कि आप नया बिजनेस रन कर सकते हो, है ना, स्टार्टअप अच्छे से कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो ये एक कारण होता है कि कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट लेती है, शेयर होल्डर्स को इशू करती है अपने शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाउएवर जो प्रमोटर है उसने सबसे पहली बार अकेले कंपनी खोली, हाउएवर जो प्रमोटर की कैपिटल है और उसकी जो बोरिंग है बैंक से और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मान लो अगर वो पैसे ले भी रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं हो रहा कि वो अपने बिजनेस को रन कर सकें या फिर कोई दूसरा बिजनेस चला सके ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो वो क्या करता है, पब्लिक को बोलता है कि कंट्रीब्यूट करो, है ना, इक्विटी में मुझे कंट्रीब्यूट करो, और अपने शेयर जो होते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को इशू कर देता है कि लो तुम आओ और ये शेयर्स ले लो, ये हिस्सेदारी ले लो, मालिक बन जाओ इसके, ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे, वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, तुम मालिक हो जाओगे इसके, ठीक है। पर पैसे देने पड़ेंगे, वो बंदा लालच में पैसे दे देगा, फिर उसको ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे, फिर वो वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, फिर वो उस कंपनी के जो डिसीजंस हैं बेसिकली उसको लेने में बहुत बड़ा पार्ट निभाएगा। और इसको ये करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, मैंने बोला ना, एक चैनल होगा। तो चैनल क्या हो सकता है, जब कंपनी पहली बार कर रही होती है तो उसे बोलते हैं कि वो प्राइमरी मार्केट में है, बट अगर यही काम कंपनी 2-3 बार ऑलरेडी कर चुकी है और दोबारा अब कर रही है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अच्छा ये कंपनी सेकेंडरी मार्केट में ही काम कर रही है, ठीक है। अगर पहली बार कर रही है तो उसको बोलेंगे कि ये प्राइमरी मार्केट है, अगर 2-3 बार ऑलरेडी कर चुकी है तो ये हमारे पास सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, ओके। तो अगर यहाँ पे देखें कि जो इशू है, मैंने तुमको बोला कि जो बंदा है वो शेयर्स को इशू करेगा और उससे पैसे लेगा, तो इशू करने का कोई तरीका तो होता होगा, तो वो तरीका होता है इशू, उसको बोलते हैं कि भाई वो इशू, टाइप्स ऑफ इशू हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन तरीके से जो कंपनीज है वो इशू कर रही होती है अपने शेयर्स और वो लोगों से फंडिंग उठा रही होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास पब्लिक इशू। तो अब हम लोग देखेंगे कि पब्लिक इशू क्या होता है। सिंपली स्टेटेड यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो पब्लिक इशू होता है वो एक तरीके का ऑफर होता है जो कि पब्लिक को मिलता है कि आप आओ और जितने भी आपको शेयर सब्सक्राइब करने हैं किसी भी कंपनी के, आप वो ले सकते हो। और यूजुअली क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर मोर देन 50 इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही होती है ना, मोर देन 50 इन्वेस्टर्स को अगर अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक पब्लिक इशू है। एक क्या है, ये पब्लिक इशू है। अब आ जाते हैं यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशू। आपको इश्यूज बता रखे हैं, पहला है पब्लिक इशू जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दूसरा है राइट्स इशू, यहाँ पे है प्रेफरेंशियल इशूज, इसको आप लोग प्राइवेट प्लेसमेंट भी कह सकते हो। अब तुमसे ये दोनों में से पूछा जा सकता है, प्रेफरेंशियल इशू भी लिख के आ सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी लिख के आ सकता है, ये दोनों चीजें सेम है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वाइल पब्लिक एंड राइट्स इशूज इन्वॉल्व अ डिटेल्ड प्रोसीजर, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशूज जो होते हैं वो रिलेटिवली सिंपल है। अगर आप पब्लिक और राइट इशू की बात करोगे तो इसमें एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है कि कंपनी पहले एक शेयर का प्राइस डिसाइड करेगी, फिर पूरा पोर्टफोलियो बनाएगी, फिर सेबी को भेजेगी, फिर सेबी से पूछेगी, फिर सेबी उसको परमिशन देगी, उसके बाद वो सिक्योरिटीज को इशू करेगी, बहुत कुछ होता है इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद शेयर्स अलॉट होंगे, उसका भी पूरा प्रोसीजर लंबा चौड़ा होता है। बट अगर हम बात करें प्रेफरेंशियल शेयर्स की या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट की तो इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सिंपल होता है। अगर तुमसे पब्लिक या प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछा जाए तो तुम ये भी लिख सकते हो कि जो पब्लिक इशू होता है उसका प्रोसीजर डिटेल्ड होता है और जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है उसका प्रोसीजर रिलेटिवली सिंपलर होता है, थोड़ा आसान होता है उसको करने में। अब यहाँ पे आ जाते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी तुमसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, अब देख लो, व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी, ये बात याद रखना है, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। जब कोई भी अनलिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो अभी तक सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, ठीक है, वो आके उसने अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया, वो अभी तक अनलिस्टेड कंपनी है, या तो कोई फ्रेश इशू निकालती है अपने सिक्योरिटीज का, या फिर एक ऑफर ऑफ
ऑफर फॉर सेल निकालती है, उसको आप फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज भी कह सकते हो या फिर आप ऑफर फॉर सेल भी कह सकते हो। जो उसकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, जो उसके पास पहले से सिक्योरिटीज हैं, उसका क्या निकाल रही है वो, एक ऑफर फॉर सेल निकाल रही है फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का फ्रेश इशू निकालती है या फिर कोई ऑफर फॉर सेल निकाल रही है, और ये भी पहली बार, सिर्फ पहली बार अगर वो कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो कंपनी है ये अपना आईपीओ निकाल रही है। तो ठीक है, तो अभी तुम लोग देखोगे, अभी तुम गूगल पे जाओगे और तुम इस वीडियो को पॉज करो, गूगल पे जाओ, वहाँ पर सर्च करो कि अभी रिसेंटली किस कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला है और कौन सी कंपनी रिसेंट मतलब नियर फ्यूचर में अपना जो आईपीओ है वो निकालने वाली है। ठीक है, जोमेटो और जो पेटीएम का आईपीओ निकला था, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। बाकी तुम अभी सिर्फ इतना सर्च कर लो कि अच्छा कौन सी कंपनी ने रिसेंटली अपना आईपीओ लॉन्च किया था और कौन सी कंपनी नियर फ्यूचर में करने वाली है, कौन सी कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च या इशू इट्स आईपीओ। ठीक है, तुम देख सकते हो इसको। तुम्हें अगर ये चीज़ें देखोगे ना, कनेक्ट करोगे, तो तुम्हें पढ़ने में बेसिकली ज़्यादा मजा आएगा। अगर सिर्फ इसी को रट्टाफिकेशन करते रहोगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए बेसिकली तुम्हारे साथ तुमको दिया गया है, पर अगर तुम इसको थ्योरेटिकल पढ़ पढ़ के छोड़ दोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। दिस पेव्स वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द इशूअर सिक्योरिटी। और बेसिकली आईपीओ से क्या होता है कि अब अगर एक बार अनलिस्टेड कंपनी ने आईपीओ निकाल दिया तो वो कंपनी तो लिस्ट हो ही जाएगी, उस सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, है ना। अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, अगर एक बारी जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, अब मान लो एक बार उसने जब आईपीओ निकाला था तो वो अनलिस्टेड थी, फिर उसने जब आईपीओ निकाल दिया तो वो लिस्ट हो गई, है ना। अब अगली बार अगर वो फिर से इशू निकालेगी, कोई फ्रेश इशू निकालेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम लोग फर्दर इशू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फर्दर इशू भी कह सकते हैं। ओके, तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्दर इशू बताओ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेर एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी। आईपीओ में क्या था, एक अनलिस्टेड कंपनी। फर्दर इशू में क्या है, जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी शेयर्स निकालती है तो उसको बोलते हैं अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, राइट्स इशू देखो, राइट्स, यहाँ पे राइट्स का क्या मतलब होता है, अधिकार, है ना। एक राइट का मतलब होता है सही, एक का राइट्स का मतलब होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे अधिकार हैं। तो अब कोई लिस्टेड कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी अपनी सिक्योरिटीज निकालने जा रही है ना, उसको पता है कि अच्छा मुझे सिक्योरिटीज निकालनी है, तो अगर जो उसके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इसको याद रखना बस, ये जो एक की टर्म है ना इसका, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको वो पहले मौका देगी कि अच्छा आपके पास पहले ये राइट है कि आप ये सिक्योरिटीज़ पहले ले सकते हो। नहीं तो एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है सिक्योरिटीज़ को लेने का। ठीक है, वो प्रोसीजर भी हम लोग बाद में देखेंगे कि वो कौन सा प्रोसीजर होता है। फिर सिक्योरिटीज़ अलॉट होती हैं, जिसको नहीं हो पाती है उसको रिफंड होता है, रिफंड कितने दिनों में होता है, कैसे होता है, कौन करता है, जिसको, है ना, जिसको मिलती हैं, फिर आगे क्या होता है। तो अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं तो उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। बट अगर आप किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो आपके पास ये पहले राइट होगा कि अच्छा अगर आपको उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, शेयर्स खरीदने हैं, तो आप जाके पहले खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी तुम अगर इसको पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रेफरेंशियल इशू से तुमको एक बात समझनी चाहिए कि प्रेफरेंशियल इशू के नाम में ही प्रेफरेंस है। ठीक है, प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि हम किसी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर सम अदर पीपल। ठीक है, ओवर सम अदर थिंग, कि अच्छा उसको बाद में देखेंगे, पहले तुमको देख लेते हैं। पिटाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे मेरी मम्मी जब गुस्से में होती हैं तो पहले बड़े को पीटती हैं, कहती है पहले तुझे देख लूँ फिर उसको देखूंगी, तो ऐसे नहीं हो रहा है ये, पर ये प्रेफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को चुना जाता है, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को चुना जाता है अंडर 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जब सिक्योरिटीज इशू हो रही है तो आपने एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि अगर जो कंपनी है वो फालतू की भसड़ से बचना चाहती है कि यार मुझे लंबा चौड़ा प्रोसीजर ये वो नहीं करना, तो आपको क्या करना है कि अच्छा आप कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन के पास जाओगे, ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाओगे, उससे बोलोगे देखो भाई मेरे पास ये ऑफर है, मुझे इतने पैसे चाहिए, सिक्योरिटीज़ का प्राइस इतना है, इतनी क्वांटिटी है, तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो। और ये एक फास्टर वे है कंपनी के लिए कि वो अपने जो रिसोर्सेज है वो रेज कर सकती है, और उसको बहुत ही प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी जो ओनरशिप राइट्स है वो फैलेगी नहीं। अब देखो प्रेफरेंशियल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेस देन 49 50, है ना, ऐसे लोग होते हैं, 49 या लेस देन 50 बेसिकली अगर समझ लो, तो इसमें क्या होता है कि जो
एक बेसिकली हमें कहना चाहिए स्कैटर नहीं होगी ओनरशिप राइट्स। अगर हम कोई पब्लिक इशू निकाल रहे हैं और पब्लिक इशू में हम लोगों ने कोई मतलब ऐसे कोई 2000-3000 लोगों के साथ अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर रखी हैं, तो क्या होगा, ओनरशिप राइट थोड़े थोड़े करके स्कैटर हो जाएगी इन सबके बीच में। बट अगर हम प्रेफरेंशियल शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप राइट उतनी स्कैटर नहीं होती, एक उसमें रहती है बेसिकली। यहाँ पे इशूज़ में अगर हम देखें, इशूज़ कितने तरीके के पढ़े हम लोगों ने, पब्लिक इशू, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू। आई होप तुम लोग को तीनों समझ में आए होंगे, और तीनों अगर समझ में नहीं है तो तुम थोड़ा सा बैक करोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। आईपीओ निकालेगी, आईपीओ अगर एक बार निकाल चुकी है, आईपीओ कौन निकालता है, एक अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ निकालती है। अगर एक बार आईपीओ निकाल दिया है, ये लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी ने अगर आईपीओ निकाल दिया एक बार वो लिस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब निकालेगी फ्रेश इशू तो उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेश इशू भी हो सकता है, ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है, यहाँ पे भी फ्रेश इशू भी हो सकता है, ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है। व्हाट इज मेंट बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या होता है, जिस भी प्राइस पे कंपनी ने अपने शेयर्स प्राइमरी मार्केट में इनिशियली लॉन्च किए हैं उसी प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इशू प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अगर वो प्राइस सेम है तो हम इसे फेस वैल्यू बोलेंगे, कम ज़्यादा है तो डिस्काउंट या फिर प्रीमियम बोलेंगे। अब आ जाते हैं व्हाट इज मेंट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, देखो मार्केट की कैपिटलाइजेशन निकालेंगे बेसिकली, कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कोटेड कंपनी कहते हैं बेसिकली इसको। कैलकुलेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग इट्स करंट शेयर प्राइस बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, करंट शेयर प्राइस इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, किसी भी कंपनी की कोटेड वैल्यू है ना, किसी भी मार्केट वैल्यू होती है कि अच्छा इस पर्टिकुलर कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो उस कंपनी के पास जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और जितने भी उसका मार्केट प्राइस है उसके शेयर का, करंट शेयर प्राइस जो चल रहा है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तुम कैसे याद करोगे इसको, मल्टीप्लाइंग करंट शेयर प्राइसेस, या इसको मार्केट प्राइस भी कह सकते हो, बाय द नंबर ऑफ शेयर। और ये क्या होती है, बेसिकली मार्केट वैल्यू है किसी भी कंपनी की, कि उस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा हुआ है कि एक कंपनी के पास 120 मिलियन शेयर्स हैं इशूज़ में, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपये है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की कैसे निकलेगी, 120 इंटू में 120 मिलियन क्या है, शेयर्स हैं जो उस कंपनी के हैं, वन है ना, टोटल वैल्यू हो गई। और यहाँ पे उसका शेयर प्राइस, एक शेयर प्राइस कितने का है, 100 का है, तो यहाँ पे 12,000 मिलियन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइवेट इशू और यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एक डिफरेंस हम लोगों ने वैसे भी देखा था कि जो पब्लिक इशू होता है वो बेसिकली मोर देन 50 पीपल है ना, यहाँ पे अगर हम ऐसे टेबल बना लें तो मोर देन 50 पीपल यहाँ पर आ जाएंगे, मोर देन 50 पीपल आप आ जाएंगे, यहाँ पे लेस देन 50 पीपल आ जाएंगे, यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप, लार्ज इन्वेस्टर जिसके लिए खोला जाता है, यहाँ पे एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिसके संग हम सिक्योरिटी शेयर करते हैं। यहाँ पे अगर हम पब्लिक इशू में देखें तो एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है ना, एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है। बट अगर हम प्रेफरेंस में देखें तो जो प्रोसीजर है वो रिलेटिवली सिंपलर होता है, आसान होता है। ये तीन चीज़ें देख सकते हो आप लोग, है ना, यहीं पे ये भी यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि पब्लिक इशू सबसे पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, समझा देंगे, है ना, डेफिनेशन लिख देंगे पब्लिक इशू की और प्राइवेट इशू प्लेसमेंट की। उसके बाद हम लिखेंगे मोर देन 50, लेस देन 50। उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई ये एक जो है लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए होता है, एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्ड प्रोसीजर, यहाँ पे लिखेंगे सिंपलर प्रोसीजर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। व्हाट इज एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर इज बेसिकली जो हमने देखो आगे पढ़ा था, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार मार्केट, प्राइमरी मार्केट में अपने इशूज लॉन्च कर रही होती है, शेयर्स को लॉन्च कर रही होती है, इशू कर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वही चीज़ है, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी कोई भी अपना फ्रेश इशू निकालती है, कोई ऑफर फॉर सेल निकालती है पहली बार, ठीक है, पहली बार निकाल रही कंपनी के लिए, तो हम उसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इससे क्या होता है, लिस्टिंग हो जाती है कंपनी की और सिक्योरिटीज़ में ट्रेड शुरू हो जाता है। एंड दिस सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ जो होती है
वो बुक बिल्डिंग से भी हो सकती है या फिर नॉर्मल प्राइस इशू भी हो सकती है। बुक बिल्डिंग क्या प्रोसीजर होता है, बेसिकली एक प्राइस डिसाइड करने का एक प्रोसीजर होता है ये, जहाँ पे हम लोग एक प्राइस बैंड बना देते हैं। एक मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है, उसके बीच में जो इन्वेस्टर्स है वो बिड्स लगाते हैं और एक प्राइस पे आके जो बेसिकली एक एवरेज सा निकाल के हम लोग उसको डिसाइड कर लेते हैं, कट ऑफ प्राइस, कि अगर ये वाला जो बुक बिल्डिंग प्रोसीजर है उससे हम लोगों ने इस वाले प्रोसीजर से हमने ये वाला प्राइस जो है वो डिसाइड कर लिया है कि शेयर जो होगा वो इस रुपए पे बिकेगा, ठीक है। या फिर नॉर्मल पब्लिक इशू हो सकता है, जहाँ पे हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, मतलब जो कंपनी होती है वो पहले से डिसाइड कर लेती है। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी का या इशू का जो प्राइस होता है उसे कौन डिसाइड करता है। तो देखो यहाँ पर देखो, फॉलोइंग दिस द गाइडलाइंस। अब इंडियन प्राइमरी मार्केट जो है वो फ्री प्राइसिंग से चल रहा है 1992 से, जब से सेबी एक्ट हमारा आया है तब से, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है कि अच्छा प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ये क्या होता है कि जो इशूअर होता है इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर, इसको याद रखना। इशूअर जो है, जो कंपनी को इशू कर रहा है, वो अपनी ही कंपनी के जो मर्चेंट बैंकर है उसके साथ मिलके एक प्राइस को डिसाइड करेगा, ठीक है। कौन है? इशूअर अपने मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर इशू का जो शेयर प्राइस होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो एक और चीज़ दे रखी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इशू वेयर कंपनीज एंड लीड मर्चेंट बैंकर फिक्स अ प्राइस, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। जहाँ पे कंपनी है और लीड जो मर्चेंट बैंकर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मर्चेंट बैंकर है, वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स प्राइस। एंड अदर वेयर द कंपनी एंड द लीड मैनेजर स्टिपुलेट अ फ्लोर प्राइस। यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी और लीड मैनेजर है एक फ्लोर प्राइस निकालते हैं और अ प्राइस बैंड, एक प्राइस बैंड बता दिया है कि अच्छा भाई ये वाला प्राइस बैंड है, यहाँ पे 200 मिनिमम है, 250 मैक्सिमम है, इसके बीच में आपको कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहुँचना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एवरेज ही हो, कोई भी प्राइस हो सकता है, पर आपको इसके बीच में पहुँचना है और आपको बिड्स लगाने का ऑप्शन होता है यहाँ पे, और बुक बिल्डिंग प्रोसीजर इसमें यूज़ किया जाता है। तो यार आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप तुम लोगों को जितने भी मैंने टॉपिक समझाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, आई ट्राई टू हेल्प यू देयर। एंड ऑफ कोर्स तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें मैंने तुम्हारे लिए Essay 1 के नोट्स, Essay 2 के नोट्स और तुम्हारे लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, MCQ सब कुछ मैंने तुमको वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अच्छा कैसे मैनेज होगा, मेरे पास तो बुक नहीं है, मेरे स्कूल में तो अभी इसको पढ़ाना शुरू नहीं हुआ, ठीक है। मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ उसको फॉलो करो, मैं जो तुम्हारे को नोट्स दे रही हूँ उसको तुम लोग ले सकते हो, देख सकते हो उसको, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, तुमको अगर लेना भी है, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तुम मुझे वहां से कॉल कर सकते हो या फिर तुम मुझको मेल भी कर सकते हो, अपना मेल ID भी तुमको दे दूंगी, ठीक है। व्हाट डज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस मीन, ठीक है। और यार देखो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे लिए Essay 1 Essay 2 के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं FMM के। अगर तुम लोगों को वो चाहिए तो तुम कमेंट में मेरे मेल ID पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर तुमको वन स्टॉप सोल्यूशन भी चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। मेरा मेल ID, मेरा नंबर कमेंट्स में दिया होगा। अगर तुम्हें वो चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तुम कुछ भी वीडियोज़ नहीं देखोगे, कुछ भी टेंशन नहीं लोगे ना, बस उसको एक बार ही पढ़ लोगे। तो भी मैं बता रही हूँ इस सब्जेक्ट में मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब लिटरली वेरी इजी। तो तुम बस नोट्स को पढ़ लोगे, क्वेश्चन बैंक को एक बार अच्छे से देख लोगे, तो तुम्हारे कोई भी UT, कोई भी जो Essay 1 के एग्जाम आने वाले हैं या कोई भी तुम्हारा जो टेस्ट होगा उसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दिस इज माई गारंटी टू यू। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, व्हाट डज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस मीन। प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये वाले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है हम इसको IPO में यूज़ करते हैं, है ना। जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही होती है, जब कंपनी, जो अनलिस्टेड कंपनी पहली बार आ रही होती है, तो वो क्या करती है, उसको एक प्राइस डिस्कवरी करनी होती है। देखो एक प्राइस डिस्कवरी करना क्या था, जब वो अपने कंपनी के लीड मर्चेंट के साथ, देखो यहाँ पे देखो, कंपनी जो इशूअर था उसके साथ और मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर डिसाइड कर ले रही थी, ठीक है, कि हमारे इस शेयर का प्राइस कितना रहने वाला है। बट दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, ताकि एक इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी हो और जो इन्वेस्टर्स है उसमें भी उनका से हो, है ना। तो इसके लिए इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी के लिए एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब IPO ओपन होता है तो हमारी बिड्स कलेक्ट की जाती हैं। बिड्स मतलब जैसे कि हम, मतलब सब कोई अपनी बोली लगाते हैं कि अच्छा इन्वेस्टर जो खरीदने पे खड़े हैं साइड पे, वो इतने इतने रेट बता रहे हैं, और जो सेल करेंगे, जो सेलर होंगे, वो इतने इतने रेट बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम एक एक प्राइस बैंड हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि भाई इसके बीच में आपको बताना है, इसके बीच में आपको कम ज़्यादा जितना भी आपको लगे कि बंदा खरीदने वाला इतने पे खरीद सकता है, बेचने वाला इतने पे खरीद सकता है, बेच सकता है,
तो उस तरीके से होता है। और विच आर अबव, ये देखो यहाँ पे बिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बताते हैं। जैसे मान लो 200 से 220 का बैंड है हमारे पास, है ना, तो कोई बोलेगा 200, कोई बोलेगा 201, कोई बोलेगा 202, कोई बोलेगा 205, 210, अलग अलग ऑप्शन होंगे। विच आर अबव और इक्वल टू द फ्लोर प्राइस, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फ्लोर प्राइस है, फ्लोर प्राइस मतलब ये जो 200 है ना, ये फ्लोर प्राइस है, जो लोएस्ट प्राइस होगा वो फ्लोर प्राइस होगा। तो या तो यही होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको प्राइस बैंड ही दिया है 200 रुपये का, तो अब ये नहीं कह सकते ना कि 150 रुपये में मैं तो खरीदूंगा, नहीं, ये गलत हो गया। अगर आपको 200 फ्लोर प्राइस मतलब जो लोएस्ट प्राइस है उसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं, तो इससे या तो ये होना चाहिए या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। द ऑफर प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर द बिड क्लोजिंग डेट। बिड्स लगाने के लिए आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, कि इसमें आपको भाई जितने भी बिड्स लगाने हैं आप लगा लो। उसके बाद हम एक कट ऑफ प्राइस पे पहुंचते हैं, जिसको हम लोग आगे भी देखेंगे। हम एक कट ऑफ प्राइस पे पहुंचते हैं, तब ये हमारा जो प्राइस डिस्कवरी है ये अच्छे से हो पाती है, ठीक है। आई होप तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग एंड ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो तरीके से प्राइस डिसाइड हो रहा है। पहला मेथड ये है, दूसरा है हमारे पास बुक बिल्डिंग प्रोसेस का। अब ये पूछ रहा है कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कि अगर आपको शेयर्स बुक बिल्डिंग से मिले हैं तो उसमें क्या है, और अगर आपने कोई नॉर्मल पब्लिक इशू लिया है तो उसमें डिफरेंस क्या है। कि अगर आप कभी भी बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से अपना सिक्योरिटीज अगर आप खरीदोगे तो शुरुआत में आपको प्राइस नहीं पता होगा, ठीक है। आपको बताना है कि अच्छा आपके हिसाब से आप क्या बिड लगाना चाहते हो, कितने पे खरीदना चाहते हो। बट अगर ऑफर ऑफ शेयर्स नॉर्मल पब्लिक इशू की तरह हो रहा है तो आपको प्राइस हमेशा एडवांस में पता होता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो शेयर है उसका प्राइस 200 रुपये है। तो आपको अगर नॉर्मल पब्लिक इशू के थ्रू शेयर खरीद रहे हो तो आपको एडवांस में पता होगा कि आपके शेयर का प्राइस कितना होगा। और अगर बुक बिल्डिंग से कर रहे हो तो आपको ये बात पहले से पता नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि प्राइस एडवांस में एक जगह पता होता है, दूसरी जगह नहीं पता होता। ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बुक बिल्डिंग में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या तो फ्लोर प्राइस या फ्लोर प्राइस से ऊपर की बिड लगाते हैं, जो भी एक प्राइस बैंड मिलता है, और उसके बाद शेयर का प्राइस डिसाइड होता है, जिससे कि अलॉटमेंट होती है शेयर्स की, ठीक है। कि जो बुक बिल्डिंग होता है उसमें डिमांड हमको एवरीडे पता चलती रहती है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नई बिड्स लगाएंगे, तो आपको हर दिन पता चलेगा कि अच्छा कुछ इन्वेस्टर्स इसमें और बढ़ गए, कुछ और बढ़ गए। बट अगर आप नॉर्मल पब्लिक इशू की तरह करोगे तो क्या होगा, आपको एट लास्ट जाके पता चलेगा कि अच्छा इतना स्टॉक था हमारे पास और इतना बिक गया, इतना बचा है, कितनी हमारी डिमांड थी, कितना बिका, कितना बचा, कितना आउटस्टैंडिंग शेयर्स अब हैं। ये सब आपको एट द क्लोज पे पता चलता है कि जब एकदम इशू क्लोज कर रहे हो कि भाई अब हम किसी को नहीं दे रहे, तो पता लग जाएगा अच्छा इतने सारे लोग थे जिन्होंने वो खरीद लिया। बट बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में अगर हम देखें तो डिमांड हमको हर दिन बढ़ती जाती है, कम होती रहती है, वो पता लगता रहता है। व्हाट इज कट ऑफ प्राइस। देखो जब बुक बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो इशूअर होता है उसको हमेशा बोला जाता है कि आप एक प्राइस बैंड दो, एक कोई भी प्राइस बैंड हो गया, ठीक है, या फिर आप कोई फ्लोर प्राइस दे दो, है ना। फ्लोर प्राइस देने का क्या मतलब है कि आपने मिनिमम बता दिया कि भाई मिनिमम मेरा 200 रुपये है। अब या तो आप ये बताओ या फिर इससे ऊपर आपको जितना भी जाना है आप जा सकते हो। तो या तो जो इशूअर होता है उसको एक प्राइस बैंड देना पड़ेगा या फिर एक फ्लोर प्राइस देना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टस में, ताकि इन्वेस्टर्स ने अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ा हो तो वो उसके हिसाब से वर्क कर सके। अब यहाँ पे क्या होता है, द एक्चुअल डिस्कवर्ड इशू प्राइस कैन बी एनी प्राइस इन द प्राइस बैंड और एनी प्राइस अबव द फ्लोर प्राइस। कोई भी प्राइस हो सकता है, फ्लोर प्राइस हो सकता है या फिर उससे ऊपर का हो सकता है। बट जो इशू प्राइस होता है, जो प्राइस डिसाइड हो जाता है कि अच्छा इस वाले प्राइस पे अब जो शेयर्स है वो इशू होने शुरू होंगे, उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये पता चल गया होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। कट ऑफ प्राइस क्या है, इशू प्राइस इन द केस ऑफ बुक बिल्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। द इशूअर एंड लीड मैनेजर डिसाइड्स दिस आफ्टर कंसिडरिंग द बुक एंड द इन्वेस्टर्स एपेटाइट फॉर द स्टॉक। अब ये जो कट ऑफ प्राइस भी होता है ये भी कैसे डिसाइड किया जाता है, इतनी सारी बिड्स हम लोगों ने देख ली, फिर जो इशूअर होगा, जो लीड मैनेजर होगा, वो सारी बुक्स की स्टडी करेंगे, देखेंगे कि अच्छा भाई कितनी डिमांड आ रही है, कितनी हमारे पास सप्लाई हो सकती है, कितने कितने रेट जो है वो लोग बता रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग एक पर्टिकुलर रेट पे पहुंचेंगे, प्राइस पे पहुंचेंगे, एंड देन दे विल डिसाइड कि अच्छा कट ऑफ प्राइस क्या होगा। व्हाट इज द फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग, वही मैंने बता दिया तुमको, ये मिनिमम प्राइस होता है।
व्हाट इज अ प्राइस बैंड इन अ बुक बिल्ड आईपीओ? प्राइस बैंड क्या होता है? द स्प्रेड बिटवीन द फ्लोर एंड द केप ऑफ द प्राइस बैंड शेल नॉट बी मोर देन 20%। ये 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो एक प्राइस बैंड दिया मैंने तुमको, है ना, कि यहाँ पे मिनिमम जो है फ्लोर प्राइस और यहाँ 100 है और यहाँ पे कितना होना चाहिए 120। ये नहीं कि यहाँ पे आपने 100 रख दिया, यहाँ पे 1000 रख दिया, अब भाई अब देखो कि भाई क्या प्राइस बैंड होगा, मतलब ये प्राइस बैंड नहीं बना। ठीक है, आपको 20% के डिफरेंस पे फ्लोर और केप प्राइस रखनी है, जो एकदम लास्ट एकदम हाईएस्ट मिनिमम और मैक्सिमम में 20% का डिफरेंस। ठीक है, प्राइस बैंड तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हु डिसाइड दिस प्राइस बैंड? अब ये जो प्राइस बैंड होता है ये डिसाइड कौन करता है? प्राइस बैंड बनाने के लिए कोई भी हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म पर से नहीं है, बट ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो डिसाइड कर सकती है अपना प्राइस बैंड इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर। क्योंकि जब वो इशू प्राइस पे डिसाइड कर रही होती है नॉर्मल पब्लिक इशू में, तो भी वो क्या होता है, इशूअर के साथ मर्चेंट बैंकर होता है और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो जब ये प्राइस बैंड डिसाइड करेंगे तो ये दोनों मिलके एक प्राइस बैंड डिसाइड कर लेंगे जिसके बीच का जो स्प्रेड है वो 20% का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस होता है इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस में फॉर द एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। इसको हम लोग बोलते हैं बुक प्राइस बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस बैंड। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ बिड शुड रिमेन ओपन? तो यहाँ पे मिनिमम आपको बताया कि कम से कम 3 दिनों के लिए बिड खुली ही रहनी चाहिए। कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम बी यूज फॉर बुक बिल्डिंग? अब देखो अगर यहाँ पे पूछा है कि ये जो ओपन आउटक्राई सिस्टम है क्या ये बुक बिल्डिंग के लिए यूज हो सकता है, तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ओपन आउटक्राई सिस्टम होता क्या है। देखो सेबी एक्ट 1992 के आने से पहले, उसके बाद तो चीजें बहुत डिजिटलाइज हो गई हैं, है ना, ऑनलाइन चीज में आ गई हैं, एक वेबसाइट बन गई हर चीज की। बट उससे पहले क्या होता था कि मतलब ऐसे हमारे पास रूम है, कोई बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे सब लोग मिलते थे, सेलर बायर, और वो लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के ओपन आउट करे, ओपन में चिल्ला चिल्ला के अपने प्राइस को बताते थे कि अच्छा देखो मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मैं इतने रुपए में दूंगा, या ऐसा वैसा। तो बुक बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता। एज पर सेबी only electronically linked transparent facility is allowed to be used in the case of big building। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली लिंक ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी का यूज कर सकते हो सेबी के अनुसार। आप ऐसे नहीं कि अच्छा कहीं भी मिले 2-4 लोग और उन्होंने डिसाइड कर लिया, ऐसे बुक बिल्डिंग नहीं होती। कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी? ऑफ कोर्स, जो इंडिविजुअल जैसे आप और मैं जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग भी बुक बिल्डिंग फैसिलिटी में यूज कर सकते हैं अपनी, हम उस तरीके से शेयर खरीद सकते हैं। हाउ डज वन नो इफ शेयर्स आर अलॉटेड इन एन आईपीओ ऑफर फॉर सेल? अब ये कैसे पता चलता है कि ये जो शेयर है ये आईपीओ में आए थे, जब इसका आईपीओ हुआ था तो ये आए थे, या फिर ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब या फिर दोबारा किसी कंपनी ने इशू निकाला, उसको दोबारा कुछ शेयर्स बेचने थे, कैसे पता चलेगा? एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर गेटिंग रिफंड इफ शेयर्स नॉट अलॉटेड? अगर आपको नहीं मिलते हैं शेयर तो आपको कैसे, आपको कब रिफंड मिलेगा, क्या होगा? एज पर सेबी, यहाँ पे एक एक्ट का नाम दे रखा है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009, द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 8 days फ्रॉम द इशू क्लोज डेट। अब जिस दिन भी आपका इशू का क्लोज डेट हुआ है उस दिन से अगर आपको 8 दिनों के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जाती है तो ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए कि अच्छा जिन जिन बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाली है वो सब क्लियर हो जाने चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा हम किसे अलॉटमेंट करेंगे, कितना करेंगे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। 8 दिनों के अंदर अंदर जैसे आप बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट करोगे, उसके 2 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज होंगे उसमें आपको ये डिसाइड कर लेना है, आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है कि डिटेल्स ऑफ क्रेडिट, जो भी क्रेडिट है, अगर किसी सेलर ने कोई सिक्योरिटी बेची है, ठीक है, तो उसको आप पैसा भेज दो, और अगर कोई बायर है जिसको सिक्योरिटीज चाहिए उसको आप उसके डीमैट अकाउंट में जो सिक्योरिटीज है वो क्रेडिट कर दो, ये होता है। और अगर नहीं हो रहा ऐसा तो रिफंड का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है वहीं से ही। सो एन इन्वेस्टर शुड नो इन अबाउट 11 days टाइम फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू वेदर शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम और नॉट। मतलब जो भी उसने शेयर खरीदा है 11 दिनों के अंदर अंदर तो उसको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि उसको आईपीओ में जो शेयर्स हैं वो अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद से रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द शेयर्स लिस्टेड आफ्टर इशू? अगर देखो यहाँ पे आईपीओ में हमको पता था कि एक जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो पहली बार अपने जो शेयर्स होती है वो इशू कर रही होती है, तो उसी के बारे में ये हमसे पूछा है कि कब तक ये जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं, कब तक ये शेयर लिस्ट हो जाते हैं? तो इट टेक्स 12 वर्किंग डेज। अब देखो 11 दिनों के अंदर अंदर 11 डेज के अंदर अंदर जो इशू है वो सारा हो जाएगा, तो 12वें दिन तक हमको ये पता लग जाना चाहिए कि भाई ये जो है लिस्ट होगा कि नहीं होगा। ये 12वें दिन तक लिस्ट हो जाना चाहिए आफ्टर द क्लोजर ऑफ बुक बिल्ड इशू, जो भी हो रहा है उसके 12 दिनों के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा।
व्हाट इज द रोल ऑफ अ रजिस्ट्रार टू एन इशू। अब एक रजिस्ट्रार का एक इशू में क्या रोल होता है ये देखेंगे। होता है तो देखो, जो रजिस्ट्रार होता है वो फाइनलाइज करता है एक लिस्ट ऑफ एलिजिबल अलॉटीज। जब हम जब कोई भी कंपनी आईपीओ निकालती है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपनी एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। बट जो रजिस्ट्रार होता है वो देखता है कि कौन कौन से एलिजिबल अलॉटीज हैं और जो इनवैलिड एप्लीकेशन होती है उसको डिलीट कर देता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 फंक्शन तो उसके वैसे ही पता चल गए। फाइनलाइजेज द लिस्ट ऑफ एलिजिबल अलॉटीज, उसके बाद डिलीटिंग द इनवैलिड एप्लीकेशन, 2 हो गए। वो ये भी इंश्योर करता है कि जो भी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी की तरफ से होना है, जैसे कि कोई भी क्रेडिट ऑफ शेयर्स अगर डीमैट अकाउंट में जाने हैं एप्लीकेंट्स के, तो वो जल्दी से जल्दी हो जाए, और अगर रिफंड भी जाना है तो उसका डिस्पैच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 चीजें हम लोगों को पता चल गई हैं। सबसे पहला क्या था, लिस्ट ऑफ एलिजिबल अलॉटीज फाइनल करता है रजिस्ट्रार। दूसरा, अगर कोई इनवैलिड एप्लीकेशन होती है तो उसको डिलीट कर देता है। तीसरा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है, अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन बेसिकली क्या होता है, कंपनी की तरफ से जो होने वाला एक्शन है, ठीक है, तो वो क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज है। जो भी जिस बंदे ने सिक्योरिटीज खरीदी है उसने आपको पैसे दिए, तो अब आपकी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट सिक्योरिटीज इन हिज और हर डीमैट अकाउंट। तो आपको उसके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज भेजनी है, और अगर जो इनवैलिड एप्लीकेशंस है वहां पे आपको उसका रिफंड करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली एप्लीकेशन इनवैलिड थी, इसको हमने सिक्योरिटीज नहीं दी है, तो आपको रिफंड जो आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रार होता है ये लीड मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं दोनों आपस में, और इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ एप्लीकेशन निकलती है फ्रॉम कलेक्टिंग बैंक ब्रांचेज। आप देखोगे कि अच्छा बैंक ब्रांच कलेक्ट करो, जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करो, और जितना भी काम होता है उसके बाद वो सब अलॉटमेंट फाइनलाइज होता है, डिस्पैच होते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, और अगर रिफंड करना है तो रिफंड हो जाता है। तो ये है रजिस्ट्रार का रोल फंक्शन। डज एनएससी प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर आईपीओ, कि एनएससी, अब एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये तुम लोगों को हर बार मैं जब भी एनएससी बीएससी आएगा तब मैं तुम लोगों से पूछूंगी भी और तुम्हें बताऊंगी भी, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इजी है, पर अगर आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एनएससी का फुल फॉर्म इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी प्रोवाइड करता है आपको डेफिनेटली एक आईपीओ का फैसिलिटी, जहाँ पे लोग, जो कंपनीज हैं, जो इशूअर हैं, वो एनएससी पे जाके अपनी सिक्योरिटीज को पहली बार इशू कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क सिस्टम आपको पूरे कंट्री, अक्रॉस द कंट्री आपको एनएससी जो है वो प्रोवाइड करता है। नो मैटर आप किस एरिया में हो, बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एनएससी आपकी वेबसाइट, आप वहीं पे बैठे बैठे ट्रेड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एनएससी डिसाइडेड टू ऑफर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन आईपीओ थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और एनएससी ने क्या डिसाइड किया है कि जो आईपीओ वहाँ पे डिसाइड होते हैं वो एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होते हैं, उसकी वेबसाइट के थ्रू। एक ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम बना रखा है एनएससी ने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे एनएससी ने क्या बना रखा है, एक ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये तुमको बाद में भी पता चल जाएगा, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। और इसका फुल फॉर्म भी तुम लोगों को याद रखना है, ये मैंने अभी ऐसे लिख दिया है, बाद में आएगा तो मैं तुमको फिर से बता दूंगी। आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बुक बिल्डिंग प्रोसेस अगर हम एनएससी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अच्छा इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। हो सकता है तुमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई एनएससी जो उसका बिडिंग सिस्टम है, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है, फिर नीट आईपीओ है, उसके एडवांटेजेस बताओ, है ना। 2-3 नंबर में तुमसे पूछ लिया, तो उसको याद रखो। कैसे करोगे, जो एनएससी सिस्टम है ये आपको एक नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लोकेशन पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठना है या पर्टिकुलर ऑफिस में आना है, कहीं भी बैठे हो, नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी है, कहीं भी बैठे हो कहीं से भी अपनी बिड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पूरे देश में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फेयर, इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मेथड मिलता है। ये ट्रांसपेरेंट मेथड बेसिकली इसलिए भी है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, आप कम पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, हर इन्वेस्टर इक्वल होता है ना। और ये नहीं है कि अच्छा ऊपर कोई कुछ लोग बैठे हैं जो डिसाइड करके आपको नीचे या छोटे इन्वेस्टर्स को बता देंगे, ऐसा नहीं होता। हर इन्वेस्टर बता सकता है अपनी, चाहे वो कहीं भी हो, एक फेयर, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट मेथड से अपनी बिड वो लगा सकता है। एक नॉर्मल आईपीओ की अगर कंपैरिजन में देखें तो इसमें कॉस्ट भी कम होती है। नॉर्मल आईपीओ में काफ़ी सारा हेक्टिक हो जाता है काम, कि पहले एप्लीकेशन लो, फिर उसको देखो, फिर उसको सिलेक्ट करो, फिर रिफंड करो, फिर सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा मैनेज करना उसको काफ़ी थोड़ा मुश्किल है, वो एक हेक्टिक प्रोसेस है। बट इसमें क्या है, क्योंकि सिस्टम सारा इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास डेटा आ रहा है उसके हिसाब से आप एक
ईजिली आप एक कट ऑफ प्राइस तक पहुंच सकते हो, जो कि आसान है इन द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, अगर आप बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू प्राइस डिस्कवरी कर रहे हो तो। ठीक है, आईपीओ नॉर्मल आईपीओ में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉस्टली भी है। सिस्टम रिड्यूसेस द टाइम टेकन कंप्लीशन फॉर इशू प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है तो टाइम भी कम लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, टाइम भी थोड़ा कम लगता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो अब देखो यार, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं मार्केट में अपने पब्लिक इशू लेकर आती हैं, और जब भी बहुत सारी कंपनी लाती हैं तो उसमें से काफ़ी कंपनी तो जेन्युइन होती है, बट कुछ कंपनी होती हैं ऐसी जो कि इन्वेस्टर को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। देखो हर बार मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारे जैसे लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बेचने के लिए बैठे होते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो वो फ्रॉड से बचाने के लिए अब क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहा है, अपनी हार्ड अर्नड मनी लेकर वो किसी कंपनी को देगा, तो उसके लिए पहले ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि है ना, कि अगर वो किसी को अपना पैसा दे रहा है तो उसको यकीन तो हो एटलीस्ट उस कंपनी के ऊपर कि वो कंपनी का भाई फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने आके रैंडम पैसा लगा दिया, वो कंपनी डूबने वाली हो, वो कंपनी ऑलरेडी डूब गई हो, ये कोई झूठा कोई ऑर्डर हो ताकि पैसे मिल जाएं, ताकि हम फ्लरिश कर पाएँ, ऐसे करके। तो उस सब को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो सेबी है, ठीक है, उसने क्या बनाया है, उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं उसके हिसाब से कि भाई एक गाइडलाइंस होंगी जो कि कंपनी डिस्क्लोज करेगी, एंड इट विल बी द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। सेबी ने बोला है कि अपनी गाइडलाइंस में कि आप पब्लिक को कुछ इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करोगे, और वो जो डिस्क्लोजर है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। अब कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, वही प्रोस्पेक्टस होता है ना। प्रोस्पेक्टस इज अ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक फ्रॉम द इशूअर। और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है ये देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, रीजन फॉर रेजिंग द मनी। अब जो कंपनी है जो पब्लिक इशू निकाल रही है वो इस डिस्क्लोजर में बताएगी कि भाई कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा कि उसको अपने पब्लिक इशू निकालने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखो अपनी शेयर होल्डिंग अब उसको बांटनी है, उसको पैसे की ज़रूरत है। और तुमने भी अपने घर में भी देखा होगा, अगर हम लोग अपने पेरेंट्स से भी पैसे मांगते हैं तो हमसे पूछते हैं कि क्यों, क्या करेगा इस पैसे का, क्या करेगी इस पैसे का, क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना, पूछते हैं ना वो लोग हमसे। तो ऐसे ही हम भी अगर किसी को पैसा देंगे तो उस कंपनी से पूछेंगे कि क्या करोगे हमारे पैसे का। द वे मनी इज प्रपोज टू बी स्पेंट, कैसे खर्च करोगे। द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन द मनी, अब मैं तुमको पैसा दे तो नहीं हूँ, पर मेरे को तुम्हारे को पैसा देने से क्या फ़ायदा होगा, तुम मुझे कुछ रिटर्न दे पाओगे या नहीं दोगे। तो रीज़न फॉर रेजिंग द मनी होना चाहिए डिस्क्लोजर में। द वे मनी इज प्रपोज टू बी स्पेंट, किस तरीके से पैसा खर्च होगा, किस तरीके से स्पेंड करोगे, और उसके बाद रिटर्न कैसे दोगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में आती है, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द साइज ऑफ द इशू, कितने रुपए का इशू निकल रहा है, कितना बड़ा इशू है, कंपनी कितने पैसे का इशू निकाल रही है, करंट स्टेटस ऑफ द कंपनी, करंट स्टेटस उसकी कंपनी का क्या है, इक्विटी कैपिटल उसके पास कितना है, करंट और पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ऑलरेडी डूब गई हो, डूबने वाली हो, डूबने की कगार पर हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। प्रमोटर्स क्या करते हैं, क्या है प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, प्रोजेक्ट किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम करती हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम भी करना है तो उस प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट है, उसके हिसाब से तो इशू निकालेगी। मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, कैसे उसको फाइनेंस करोगे, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लो 10 करोड़ रुपए चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, तो 10 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे, सारे का पब्लिक इशू भी नहीं निकलेगा, कहीं से लोन लेगा, कहीं पे कुछ करेगा, अलग अलग जगह से लोन ले सकता है, पब्लिक इशू ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें, कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेगा। तो कैसे फाइनेंस कर रहे हो उस प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी, प्रोडक्ट क्या होगा उसका, वो कैपेसिटी कितनी कर सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें होती हैं प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, एंड इट्स अ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अब ये क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ बता दी। अब इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसको कंपनी का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टस पता चलता रहता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करेगी। व्हाट डज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन। अब हम आ जाते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। अब देखो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है इसको हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, प्रोस्पेक्टस को हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं इन केस ऑफ पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल, एंड लेटर ऑफ ऑफर इन द केस ऑफ राइट इशू विच इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब देखो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोस्पेक्टस को इन द केस ऑफ राइट इशू क्या कहा जाता है। सेम चीज़ है, बट अगर वो राइट इशू के केस में निकल रहा है तो हम उसको बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर। क्या बोलते हैं, लेटर
ऑफ ऑफर इन द केस ऑफ राइट्स इशू। और अगर वही पब्लिक इशू के फॉर्म में निकल रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, या तो हम लोग उसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोल देंगे या फिर हम उसको प्रोस्पेक्टस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तुमको ये वाला छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा। और ये किसके साथ फाइल किया जाता है, ये जो प्रोस्पेक्टस बन रहा है ये किसके साथ फाइल किया जाता है, ये फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, है ना। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या थी ये हम लोगों ने देखा था, इसका फंक्शन क्या था ये भी अभी हम लोगों ने देखा था। एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ ये लेटर ऑफ ऑफर या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट हम लोग फाइल करते हैं। एक ऑफर डॉक्यूमेंट में जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर को जाननी जरूरी है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, वो सब होती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑफर डॉक्यूमेंट की। अभी हम लोगों ने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की बात नहीं करी है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट इन द ड्राफ्ट स्टेज। जब ड्राफ्ट के स्टेज पे ऑफर डॉक्यूमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, इसको हम सेबी के साथ फाइल करते हैं। अब देखो, जब ऑफर डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाता है तो उसे किसके साथ फाइल करते हैं, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। पर जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग किसके साथ फाइल करते हैं, सेबी के साथ। और ये एटलीस्ट 30 दिन पहले होना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आने से पहले, कोई भी आप पब्लिक इशू निकाल रहे हो उससे पहले, कोई भी आरओसी को देने से भी पहले 30 दिन पहले से पहले आपको सेबी को वो सबमिट कराना है, क्योंकि सेबी उसको चेक करती है। ठीक है, सेबी क्योंकि वो रेगुलेटर है ऑफ द मार्केट, तो वो चेक करती है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, वो क्रेडिबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं मुंह उठा के कुछ भी लिख दिया सिर्फ फ्लॉन्ट करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगर आप सेबी को वो दोगे तो सेबी अगर उसको कुछ लगता है कि अच्छा इसमें कुछ गलती है तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको चेंजेस भी सजेस्ट कर सकती है। और यहाँ पे वो चेंजेस करेगा कौन, यहाँ पे देखो इशूअर और जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो चेंजेस करके सेबी को दोबारा देंगे। ठीक है, और उसके बाद वो आरओसी में जाएगा। और ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ये सेबी की वेबसाइट पे पब्लिक कमेंट्स के लिए 21 दिनों तक खुला रहता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसको उस कंपनी के बारे में कुछ और भी जानना है तो सेबी की वेबसाइट पे आप आओ। किसी भी कंपनी ने अगर आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड हो और उस कंपनी का पब्लिक इशू निकलने वाला है तो वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पड़ा है, आप चेक करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए या फिर कुछ गलत आपको लग रहा है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो 21 दिनों के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी। ये हो गया ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, हम लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, What is an abridged prospectus? अब abridged prospectus क्या होता है, prospectus बहुत हो गया, समझ ले तुम लोगों ने, पर इट्स अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द prospectus। ठीक है, prospectus का ही एक शॉर्टर वर्जन जो होता है ये होता है abridged prospectus। हु प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट है ये कौन बनाता है, तो द पब्लिक इशू ऑफ कंपनीज आर हैंडल्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो प्राइस होता है वो इशूअर प्लस मर्चेंट बैंकर डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वही प्रोस्पेक्टस को डिजाइन करते हैं। इशूअर, मर्चेंट बैंकर, लीड मर्चेंट बैंकर, ये सब लोग होते हैं। द प्रोस्पेक्टस इज सबमिटेड टू सेबी फॉर इट्स अप्रूवल। और उसके बाद जब एक बार सब प्रोस्पेक्टस बन जाता है तो वो सेबी को सबमिट किया जाता है, ये हम लोगों को पता ही है। What does one mean by lock in? अब देखो लॉक इन का क्या मतलब होता है, लॉक का क्या मतलब हो। अब देखो तुमने मान लो एक कमरे में लॉक लगा दिया, और जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो अपने घर को लॉक लगा के जाता है, तो जब हम वापस आते हैं तो हमें सामान कैसा मिलता है। अगर हमारे घर में कोई चोर चक्कर नहीं घुसा होगा या फिर कोई कैट डॉग नहीं है तो हमारा सामान हम जैसा छोड़कर गए थे हमें वैसा ही मिल जाएगा, एकदम फ्रीज, है ना, जैसा हम छोड़कर गए थे बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा। तो अगर सिक्योरिटीज के केस में भी अगर हम लोग देखें कि लॉक इन है तो इसका मतलब होता है फ्रीज ऑन द सेल ऑफ शेयर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सेल ऑफ शेयर्स अब नहीं हो रही है, एकदम फ्रीज लगा दिया, थोड़े समय के लिए मना कर दिया है कि भाई अब नहीं हो रही। ठीक है, और ये जो सेबी ने ये जो लॉक इन वाला फीचर हम लोगों को दिया है, मतलब कंपनीज को दिया है, ये क्यों दिया है बेसिकली, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो प्रमोटर्स हैं या फिर जो कंपनी के मेन पर्सन है कुछ कंट्रोलिंग कंपनी की उनके हाथ में भी तो हो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर लॉक इन नहीं लगाया तो जो कंपनी है वो अपने सारे शेयर्स बेचे जा रही है। ऐसे पता है क्या होगा, मान लो अगर किसी कंपनी ने अपने 100% शेयर बेच दिया है तो उससे क्या होगा, वो कंपनी अब वो 100% शेयर किसी एक को नहीं दिए, वो रैंडम लोगों के पास है, तो वो जो कंपनी है वो चलना बंद कर देगी, क्योंकि कोई भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना उस कंपनी को हैंडल करने की। तो ये भी है, और जो प्रमोटर है उसके पास भी कुछ मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। फ्रीज ऑन द सेल ऑफ शेयर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती है, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार मार्केट में आती है अपना आईपीओ लेके
और जैसे ही उसकी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो बिकने शुरू होते हैं, लोगों के पास पहुंच जाते हैं, वैसे उसकी कंपनी क्या होती है, वो लिस्ट हो जाती है और जो सिक्योरिटीज होती हैं उनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, मार्केट में, कि अब उन सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जा सकता है। लिस्टिंग मींस एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन इशूअर टू द ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। ट्रेडिंग प्रिविलेजेस का मतलब डीलिंग्स हो सकती है, बाय सेल हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है। जब भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाहती है तो उसको एक लिस्टिंग अग्रीमेंट करना पड़ता है एक्सचेंज के साथ, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ एक लिस्टिंग अग्रीमेंट करना पड़ता है। और उसके अंदर क्या क्या होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लिस्टिंग की, कि भाई कितनी सिक्योरिटीज आप निकालोगे, कितना पब्लिक इशू निकालोगे, कैसे निकालोगे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे। अगर सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करोगे तभी तो सही से तरीके से आपको लिस्ट किया जाएगा ना आपके सिक्योरिटीज को। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कंपनी को माननी पड़ती हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो कंपनी को करने पड़ते हैं ताकि ये जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चलता रहे। तो यही हो गया लिस्टिंग अग्रीमेंट। डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग का मतलब एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज और डी लिस्टिंग का मतलब परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज, कि भाई अब इस कंपनी के जो सिक्योरिटीज हैं वो अब उसमें ट्रेड नहीं किया जाएगा। और यहीं पे तुम लोग सर्च करना कि क्या कभी सेबी ने ऐसा किया है कि किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को डी लिस्ट कर दिया हो, ठीक है, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को डी लिस्ट कर दिया हो और वो कंपनी बैन हो गई हो मार्केट में ट्रेड करने से। इसका एग्जाम्पल तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, गूगल पर सर्च करना और भी पढ़ना इसके बारे में, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, या फिर अभी इस वीडियो को पॉज करके देख लो, ये बहुत तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। तुम्हें लगेगा अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ऐसा नहीं होता होगा, पर क्या पता सेबी ने किया हो, क्या पता नहीं किया हो, इसको तुम खुद देखो, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज सेबीज रोल इन एन इशू। अब सेबी का एक रोल में, एक इशू में क्या रोल होता है, वैसे तो हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर अभी फिर से देखेंगे। देखो, अगर कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू निकाल रही है या फिर राइट इशू निकाल रही है 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू का, ठीक है, तो उसको हमेशा एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को देना पड़ता है कि भाई आप चेक कर लो कि हम ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक को दे रहे हैं, ऐसा ऐसा ऑफर निकाल रहे हैं, ये सब हमें करना है। वो सब सेबी से आपको पहले पूछना पड़ेगा अगर आप कोई भी पब्लिक इशू या राइट इशू 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का निकाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या होगी, वो प्रोसीड करेगी जब सेबी उसको अपनी ऑब्जर्वेशन दे देगा, जब सेबी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देगा कि अच्छा ठीक है, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक चेंजेस सेबी डिमांड कर रहा है वो अगर हो जाएंगे उसके बाद ही कंपनी प्रोसीड कर सकती है। और ये जो ऑब्जर्वेशन लेटर है ये 3 मंथ्स के लिए होता है। अगर उसके बाद आपको फिर से कोई ऑफर निकालना है तो आपको फिर से ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को देना पड़ेगा, सेबी आपको फिर से चेक करके बताएगी एंड देन यू विल बी एबल टू रीफंक्शन योर ऑल ऑफ द वर्क जो आप कर रहे हो। डज इट मीन दैट सेबी रेकमेंड्स एन इशू। इसका क्या मतलब है कि क्या सेबी कोई इशू भी रेकमेंड करता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं, सेबी आपको कोई भी इशू रेकमेंड नहीं करता, नॉर डज इट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इशू। जो भी आप ले रहे हो कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ज़रूरी थी, है ना, जितनी भी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी था, करेक्टमेंट ऑफ द स्टेटमेंट आपको जानने ज़रूरी थी, वो सब सेबी आपके लिए कर देगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानने ज़रूरी थी वो सही है कि नहीं है, ठीक है। स्क्रूटनाइज करना है, अगर चेक करना है कंपनी को, वो सब सेबी आपके लिए कर देगा, पर आपको किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं करना है ये सेबी आपको नहीं बताएगा। क्या सेबी का जो टैग होता है किसी के मनी को सेव कर सकता है? मोस्टली यस, ठीक है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे देखी है या फिर अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसको सेबी ने चेक किया है, रीचेक किया है, उसकी गाइडलाइन सेबी, वो जो कंपनी है वो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, तो उससे क्या होता है, आपका जो डिसीजन होता है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होता है और आपके जो रिस्क के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ऑल्दो सेबी किसी भी तरीके के इशूअर या कंपनी से खुद को एसोसिएट नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि अच्छा मैं इसके साथ हूँ या मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करी है, हाँ ठीक है अब आप ले लो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको रिस्क होना होगा तो हो जाएगा, अगर कंपनी ने फ्रॉड कर दिया सब गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद भी, तो भी सेबी उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो आपको रिस्क हो गया। बट अगर सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करता होगा, जैसे अभी भी देखो, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ISI का सिंबल होता है ना, या फिर हम कोई भी और भी चीज़ लेते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या ये सेफ है। पर मान लो आपके घर में आके कुछ फट जाए, जैसे सिलेंडर, मान लो अब जब हमने कोई सिलेंडर लिया उसको हमने चेक करवाया, सील है, गैस लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब वो घर में आके कुछ ऐसा हो गया, वो जो आपकी जो भी एजेंसी थी उसने आपको चेक करके दिया प्रॉपर, ठीक है, इंडियन ऑयल, HP जो भी होता है ये, उसने आपको प्रॉपर चेक करके दिया, उसके सामने सब कुछ सही था, सब उसने सारी गाइडलाइंस फॉलो की, अब घर पे आके उसे कुछ ऐसा हो गया कि वो फट गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया,
तो अब उसकी जिम्मेदारी वो नहीं ले सकता। हो सकता है मतलब ऐसे करके आपको कुछ हेल्प कर दें, पर ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये मेरी वजह से हो गया, हाँ मेरी गलती है, क्योंकि उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली थी। बिल्कुल इसी तरीके से होता है। पर जनरली क्या होता है, ऐसा एडवाइस किया जाता है कि भाई इन्वेस्टर जितने भी मटीरियल फैक्ट्स जो कि सेबी के द्वारा चेक करके भेजे जा रहे हैं उसको एटलीस्ट पढ़ लो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले, ठीक है। और अनऑफिशियल मीन्स पे कोई भी अगर कोई न्यूज़ आ रही है, कोई टिप आ रही है, उसको फॉलो करने से हमेशा बचो। सेबी ये भी सब गाइडलाइंस देता है कि ऐसी कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकती है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज फॉरेन कैपिटल इशुएंस। तो देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि क्या कंपनी जो है वो फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज को रेज कर सकती है। मतलब जैसे कोई भी इंडिया की कंपनी भी अगर हम देखें उसको, तो इंडिया के अंदर तो अगर उस पैसे की कमी पड़ेगी तो इंडिया के अंदर से तो लोगों से वो पैसे ले ही सकती है। पर क्या कोई बाहर की कंपनी या बाहर का कोई इंडिविजुअल हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं, क्या ये फीचर अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हाँ ऐसा है, ऐसा ऑप्शन इंडियन कंपनीज के पास होता है कि वो फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज भी रेज कर सकती हैं दो मेन सोर्सेज से। थ्रू मेन टू सोर्सेज हैं हमारे पास, और तो दो सोर्सेज जो हमारे पास हैं वो क्या है। सबसे पहला है इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सबसे पहला ये हो गया। अब देखो तुम लोगों से ना ये पूछा जा सकता है 1 मार्क 2 मार्क्स में कि जो कंपनी है इंडियन कंपनी वो फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज अगर रेज करेगी तो उसके दो सोर्सेज बताओ। ये भी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये हो गया है, ठीक है, जिसको हम कॉमनली यूरो इशूज भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट। जो इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं डिपॉजिटरी रिसीट ने उसको, डिपॉजिटरी रिसीट से वो इशू होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, और वो हमको क्या देते हैं, वो हमको पैसे देते हैं टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब काफी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, और इंडिविजुअल तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो दो तरीके हो गए। सबसे पहला इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, दूसरा हमारे पास इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट। आई होप तुम्हें ये दोनों याद हो गए होंगे। अभी इसको ये भी याद कर लो। और जो यहाँ पे है इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इसमें दो आते हैं, एक तो है हमारे पास एडीआर और दूसरा है हमारे पास जीडीआर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। एडीआर क्या होता है, एडीआर इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, है ना। एक ये फिजिकल सर्टिफिकेट है जिसकी हमको ये बताता है कि हमारे पास एक अमेरिकन डिपॉजिटरी का शेयर है, विच इज ऑफन यूज टू रेफर एज एडीएस देमसेल्व्स। तो एडीएस अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स और एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये दोनों भी देख लेना। अगर तो मान लो कहीं ऐसा ना हो कि एडीआर पूछा हो एडीएस बता दो, एडीएस पूछा है एडीआर बता दो, तो ध्यान से देख लेना इसको। अब ये एडीएस होता क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर जो है एक ये यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड फॉर्म ऑफ इक्विटी है। मतलब ये एक ऐसी ओनरशिप है, आप इक्विटी ओनरशिप आपको मिलेगी जो कि यूएस डॉलर में है, ठीक है। आपने यूएस डॉलर दिए हैं उस कंपनी को इन अ नॉन यूएस कंपनी। कोई नॉन यूएस की कंपनी है, यूएस मतलब अमेरिका, बेसिकली ये फॉरेन शेयर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, ठीक है। कोई भी नॉन यूएस कंपनी ने में यूएस डॉलर की इक्विटी ओनरशिप मिली है, मतलब आपने यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल दे रखी है। वन ऑफ द सेवरल एडीएस रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल एडीआर सर्टिफिकेट। एडीआर और एडीएस क्या होते हैं, इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट अगर फुल फॉर्म पूछे तो समझ लेना। एडीएस क्या करता है, यूएस इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है एक कन्वीनियंट वे जिससे कि वो ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। ओवरसीज मतलब कि अपने देश की बाहर की अगर कोई नॉन यूएस कंपनी है उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो आराम से कर सकता है, ठीक है। किसी भी यूएस इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी मिलती है। एंड टू ट्रेड नॉन यूएस सिक्योरिटीज इन द यूएस, और उन नॉन यूएस जो सिक्योरिटीज है उनको हम लोग यूएस मतलब जो अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस में उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, ओके। जैसे कि एडीआर में अगर हम तुम एग्जांपल देखोगे तो एक इन्फोसिस का एडीआर सुनने में आता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, तुम एग्जांपल भी देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। मैंने तुमको एक दे दिया, इन्फोसिस एडीआर, ठीक है। इसको तुम देख लेना कैसे होता है, समझ जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली कि यूएस इन्वेस्टर को एक फैसिलिटी मिलती है कि आप नॉन यूएस कंपनी जो है उसमें अपना पैसा डॉलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो जो एडीएस होते हैं उनको यूएस में आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो डिफरेंट यूएस इन्वेस्टर्स के बीच में। एडीएस आर इशूड बाय डिपॉजिटरी बैंक। अब एडीएस तो हमें पहले से पता है कि डिपॉजिटरी बैंक इशू करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ही था, इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट, है ना।
तो यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक जो है वो कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, JP मॉर्गन चेज बैंक, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। सेम मैनर में ट्रेड होते हैं जैसे कि यूएस कंपनी में हो रहे हैं, जैसे यूएस कंपनी में चीज़ें चलती हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। अब अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यूएस में जो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे ये ट्रेड हो सकते हैं। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड हो सकते हैं, नैस्डैक में ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि जो एडीएस है वो यूएस डॉलर तो होता है, वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड ही है क्योंकि यूएस डॉलर दिया गया है, और वो जो डिविडेंड आपको देगा वो आपको यूएस डॉलर में देगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिस नॉन यूएस कंपनी में आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, अगर उस करेंसी का, उस देश की करेंसी का कोई करेंसी रिस्क है तो वो भी आपके साथ एसिमिलेट हो ही जाएगा। जैसे हम मान लो कि किसी बंदे ने एक, जैसे हमारे इंडिया में भी देखना, आज तुम देखना कि $1 कितने रुपीज के हिसाब से है। तो अगर इस बंदे ने $1 100 के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल पैसा लगाया, अब अगर ये पैसा निकालना चाह रहा है तो अगर यहाँ पे $1 90 का है तो इसको इतने ही तो मिल सकते हैं। हम ये थोड़े सोचेंगे कि ये 10 साल पहले आया था तो पहले का इसका रेट इतना था तो फिर इतना था, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर प्रॉफिट होगा, मतलब अगर $1 आज मान लो 80 रुपीज का है और जब इसने निकाला तो वो $90 का है, तो उसको $90 मिलेंगे जब अपने पैसे निकालेगा तो, ठीक है। ये इस तरीके की चीज होती है। तो करेंसी रिस्क, अगर मतलब करेंसी में अगर रिस्क है तो वो भी बेयर करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो वो भी उसको मिलेगा। ये बेसिकली फायदा यही होता है इन्वेस्ट करने का दूसरे देशों में। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अब हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये बेसिकली ज्यादातर नॉन यूएस इन्वेस्टर्स के लिए होता है, नॉन यूएस इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। और ये आउटसाइड यूएस किया जाता है, मोस्टली जो है ये आउटसाइड अमेरिका किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल फाइनेंस व्हीकल है दैट अलाउज एन इशूअर टू रेज कैपिटल साइमल्टेनियसली इन 2 और मोर मार्केट थ्रू ग्लोबल ऑफरिंग। अब 2 या 2 से ज्यादा, अब देखो अगर आप ADR करोगे तो वो तो एक अमेरिकन इन्वेस्टर ही खरीदेगा, है ना, बट अगर GDR है तो वो देश में, दुनिया में, मतलब कहीं भी कोई भी उसको खरीद सकता है। खास करके जैसे मान लो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। जैसे हमारे पास एक जो एग्जाम्पल है GDR का, वो क्या है, ICICI बैंक का एक GDR है, तो उसको तुम लोग देख सकते हो। और भी ऐसे सिमिलर एग्जाम्पल तुम लोग सर्च कर सकते हो, तो इसको देख लो, है ना। तो ये क्या है कि नॉन यूएस इन्वेस्टर्स जो है आउटसाइड यूएस अगर ट्रेड हो रहा है तो इसके अंदर इस तरीके से आप पैसा रेज कर सकते हो। और यहाँ पे क्या एक चीज बता रखी है कि GDR में भी यूज इन पब्लिक और प्राइवेट मार्केट इनसाइड और आउटसाइड यूएस। GDR के बारे में देखो एक और बात बता रखी है कि GDR इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट यूजुअली रिप्रेजेंट कंपनी का ट्रेडेड इक्विटी वैल्यू या डेट वैल्यू उसका कितना है, ठीक है, ये हमें उसको पता चलता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरा ये चैप्टर बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर 3 जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 4 सेकेंडरी मार्केट शुरू करेंगे, जो कि इसके आगे वाला ही चैप्टर है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें मिल पाए। एंड जरूर से तुम लोग हैंड रिटन नोट चेक करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, ठीक है। मेरे नंबर पे तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और वो मैसेज जैसे, मतलब हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए मुझे देखने में, क्योंकि ऐसे मैं थोड़ा बिजी होती हूँ, तो जैसे ही मैं देखूंगी तुम लोग को रिप्लाई कर दूंगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1-2 घंटे का लैग हो सकता है, ज़्यादा टेंशन मत लेना कि तुमने मुझे मैसेज किया मैंने देखा नहीं, ठीक है। मैं जैसे ही देखूंगी, एज सून एज आई विल सी योर मैसेज आई विल रिप्लाई यू। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। ओके, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।